अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आप सबकी दोस्त और होस्ट शगुफ्ता लोधी एक मरतबा फिर गिमी टीवी के साथ एक और मेहमान शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि एक एक उम्र का है साथ और रहेगा ता हयात। एक उम्र का है साथ और रहेगा ता हयात। पर दिलो दिमाग की पर दिलो दिमाग की ख्वाहिशें जुदा रहीं। ये आशार एक ऐसी पर्सनैलिटी के हैं जो कि आज हमारी गेस्ट हैं और उनका तारुफ करवाने के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो आप सब ऑलरेडी उनको जानते हैं। बहुत अच्छी उर्दू और पंजाबी की शायरा, पोइट, पेंटर, ट्रांसलेटर और प्रोज राइटर। और इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं। मास्टर्स उन्होंने डिग्री की पंजाबी लिटरेचर में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा बहुत सारी बुक्स की वो ऑथर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, ट्रैवल और ट्रांसलेशंस और बच्चों के काम की, बच्चों की कहानियों का बहुत सारा काम किया है। और बिल्कुल शुरू से ही अपनी अदबी सफ़र में आगाज़ से ही वो सीएलएफ के साथ हिस्सा हैं और क्रिएटिव राइटिंग में, बुक लॉन्चेस में, पोइट्री रेसिटेशन में और स्टोरी टेलिंग में उन्होंने अपनी खिदमत सरअंजाम दी हैं। और मेंबर ऑफ पाकिस्तान पंजाबी लिटरेरी बोर्ड हैं और विजिटिंग लेक्चरर हैं, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल भी, दूसरे मुल्कों में भी जाके वो लेक्चर भी देती हैं और इस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। जी, तो हमारी आज की मेहमान शख्सियत हैं सरवत मोहिउद्दीन। तो जनाबी आली सरवत साहिबा, आपको शगुफ्ता अपने गिमी टीवी पर खुशामदीद कहती हूँ और आपको वेलकम करती हूँ और जी आयानु भी कहती हूँ। कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा अच्छा आपने ये सिलसिला चलाया हुआ है। मैंने 3-4 आपके प्रोग्राम्स देखे हैं पहले। बड़ा अच्छा, ये आजकल स्पेशली लॉकडाउन के दिनों में तो एक ये बड़ा ही अच्छा सिलसिला है, सबको आपस में जोड़े रखने का, एक दूसरे को मिला। सो बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। थैंक यू, आपकी मोहब्बत है, लेकिन आपको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज रात के इस पहर में ख़वातीनो हज़रात, हम रात के 12 बजे देख लें, 2 क्रिएटिव बंदियाँ बैठी और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं गपशप लगा रही हूँ और आज हम सरवत मोहिउद्दीन साहबा को डिस्कवर करेंगे, इनके अदबी सफ़र को, इनके शायराना सफ़र को, इनके कल्चरल जर्नी को, और इसके अलावा ये भी कि ये पेंटर भी हैं। आप देखें, आपको सारे ही आपके एस्पेक्ट जो हैं वो मैं अभी से थोड़ा टाइम को भी देख रही हूँ और उसके साथ-साथ हमने आपको एक तरह से दरिया को कूज़े में बंद करना है आज के प्रोग्राम में। तो सरवत जी, आपको मैं पूछना चाहूँगी, एक पेंटर, कैसे आपके अंदर एक रंगों से और मोहब्बत हुई और आपने, मैं वो जब शो आपका अपलोड करूँगी तो मुझे वो आपका जो वॉज़ का कितना खूबसूरत उसके ऊपर आपने पेंट किया है और ज़बरदस्त। कैसे शौक पैदा हो गया ये रंगों का, ब्रश का, ये सब? शगुफ्ता, ये तो इनबॉर्न होता है। ये तो मेरा ख्याल है कि इंसान के अंदर होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरी जो पर्सनल थ्योरी है वो ये है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के इंसान होते हैं, जी। या वो आर्टिस्ट होते हैं या वो नॉन आर्टिस्ट होते हैं। अच्छा। काम खा वो कुछ भी करते हो, प्रोफेशन उनका कुछ भी हो, लेकिन जो लोग आर्टिस्ट होते हैं ना, वो आर्टिस्ट ही होते हैं। और जो नॉन आर्टिस्ट होते हैं उनको कभी आर्टिस्ट की समझ नहीं आती। सो आर्टिस्ट होने का अच्छा। मतलब ये है कि जैसे रंग, पेंटिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर, पोएट्री, लिटरेचर, ड्रामा, ये सब आर्ट्स जो है ये वैसे भी जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। तो मुझे तो याद ही नहीं है कभी कि बचपन से मैं हमेशा से ही 2-3 चीज़ों से बड़ी फैसिनेट होती रही हूँ, और उसमें सबसे पहले तो रंग ही आते हैं। मुझे मुझे तो बातों की समझ भी रंगों के थ्रू आती है। और वाह! नेचर के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक रहा है शुरू से। बचपन में जब बहनों भाइयों की लड़ाई हो जाती थी तो तब भी मैं, अगर जब मेरा मूड ऑफ होता था या कुछ, मैं
तो मैं बाहर जाती थी और मैं घास पे लेट जाती थी और मैं आसमान को देखती थी और मैं दरख्तों को देखती थी, तो सब कुछ भूल जाती थी। रियली? बिल्कुल। और मुझे अभी तक वो जो नेचर के में एक खास किस्म की पुल होती है, वो मुझे मैग्नेट की तरह खींचती है अपनी तरफ। और ये तो नेचर के साथ मेरा ताल्लुक नेचुरली है शुरू से। और इसलिए वो बचपन में जो, बल्कि पोइट्री तो मैंने बहुत बाद में लिखी है, अच्छा। जो शुरू की मेरी यादें, मैं व्हेन आई वाज अ लिटिल चाइल्ड, स्कूल में मैं तो हमेशा पेंटिंग्स हमेशा मेरी एग्जीबिशंस में जाती थी। और हमारी आर्ट टीचर बहुत अच्छी थी, उसने हमें सारे मीडियम्स स्कूल में छोटी क्लासेस में से ही, मतलब ऑयल पेंट, हमारे बाकायदा पीरियड्स जो होते थे ना पेंटिंग के, उसमें वो सारा स्केचिंग और फिर पोस्टर कलर्स, वाटर कलर्स, ऑयल पेंट, सब कुछ हम बहुत छोटी उम्र में ही करते थे। तो ये जो आप वाज की बात कर रही हैं, ये तो पोर्सलिन पेंटिंग है। मैंने पोर्सलिन पेंटिंग है आपकी, बिल्कुल ये बिल्कुल। मैंने स्टॉकहोम से किया था, क्योंकि अच्छा, पेंट करने का तो वो अंदर से तो मैं थी मतलब बता रही हूँ आगे। नेचर थी ना, बिल्कुल आपके मतलब जैसे आप हाँ बता जी, रहे हैं कि बचपन से ही। जी। हम्म, तो जब मैंने ये पोर्सलिन पेंटिंग का, क्योंकि यहाँ पे नहीं था, तो जी। मैंने ये स्टॉकहोम से किया था पोर्सलिन पेंटिंग का। अच्छा इसमें ये अच्छा। होता है कि आप रेडीमेड, मतलब फैक्ट्री फिनिश्ड प्रोडक्ट लेके उसके ऊपर हम्म, बहुत बारीक ब्रशेस के साथ, जैसे मिनिएचर होता है ना, इस तरह मिनिएचर, आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनके अपने ये ऑन ग्लेज एनामल्स होते हैं, और फिर उसको फायर करना पड़ता है अच्छा उस अच्छा। भट्टी में। तो मैं इसके हाँ, साथ, है तो फर्क लाइन, मगर सिरेमिक्स जो है ना, वो आप मिट्टी से शुरू होते हैं ना, मिट्टी को गूंद के, जी मैंने जी। वो भी किया हुआ है। ये दो फर्क लाइन है, पर मैंने वो भी किया हुआ है। तो तो मैं वो आप माशाल्लाह, तो स्टॉकहोम में आप कैसे पहुंच गई पाकिस्तान से? स्टॉकहोम में मैं पहुंच गई ऐसे कि मेरे मियाँ जो हैं वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। वो ठीक है। शादी से पहले शुरू में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने स्वीडन गए थे। ओके। तो उनको स्वीडन के साथ बड़ा ऑब्वियसली वो था, क्योंकि हम्म, एज ए स्टूडेंट वो गए थे। तो हम्म, उसके बाद जब इन्होंने अपना बिजनेस करने का सोचा, तो फिर ये ऑब्वियसली स्वीडिश इंडस्ट्री के साथ ही इन्होंने ओके। सोचा। तो मैं स्वीडन जाती रही हूँ शगुफ्ता। मैं पहली दफ़ा गई थी, फॉरेन ही गई थी 67 में। ठीक। मीन अच्छा। सो मैनी ईयर्स जी। उस जमाने में स्वीडन में अंग्रेजी भी बहुत कम बोलते थे। तो मैं, हमारा बहुत आना जाना होता था और हम गर्मियां वहीं गुजारते थे। जो मेरी किताब है रात की धूप, वो मेरा ट्रैवलॉग ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रैवलॉग तो एक दफा जाए और आ जाए। तो ठीक ये है। तो मेरा 40 साल का तजुर्बा है स्वीडन के साथ। मैं स्वीडन को और स्वीड्स को मैं उतना ही जानती हूँ जितना मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जानती हूँ। अरे वाह। तो तो जब जी जी सोच, जी। ये किताब लिखने का जब मैंने सोचा कि मुझे स्वीडन के बारे में लिखना चाहिए, तो मुझे खुद भी मज़ा आया, क्योंकि शुरू में मेरी कुछ दोस्तें हैं, नीलोफर इकबाल हैं प्रोज राइटर, हम्म, शमीम इकराम। उन्होंने हम्म, मुझे कहा तुम क्यों नहीं लिखती? मैं कहा भाई मैं तो पोएट हूँ, मैं तो प्रोज लिख ही नहीं सकती। तो हम्म, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि नहीं तुम लिखो। तो मैं अच्छा। उनको वैसे ही एक दिन बातें बता रही थी स्वीडन के बारे में। वो जो नॉर्थ पोल के नज़दीक ऊपर का हिस्सा होता है ना, जिसमें स्वीडन का नॉर्थ और हम्म, फिनलैंड का और नॉर्वे जी। का, उसको लैपलैंड कहते हैं। वहाँ के लोग जो है, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी ट्रेडिशंस है। वो वहाँ पे ये नहीं फील करते कि स्वीड कौन है और नॉर्वेजियन कौन है और फिन कौन है। वो हम्म, दे आर लैब्स। तो मैं वहाँ गई थी। ये वो जगह है जहाँ पे 3 महीने रात होती है और फिर 3 महीने दिन होता है, और दरमियान में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज ओवर हो रहा होता है। हम्म, मैं वहाँ गई थी गर्मियों में, जो कि कहने को तो 2 दिन और 1 रात थी, मगर हम्म, वो 3 दिन ही थे, क्योंकि जो मेरी किताब में मैंने तस्वीरें लगाई हुई हैं, जो रात के 12 बजे खींची हुई हैं और जो दिन के 12 बजे, कोई फर्क नहीं है, सूरज उसी तरह सर के ऊपर है। क्या बात तो है। वो मैं उनको वैसी बातें बता रही थी, तो उन्होंने हम मुझे कहा कि नहीं तुम लिखो, मेरे पीछे ही पड़ गई कि लिखो। तो फिर जब मैंने लिखना शुरू किया, तो शगुफ्ता होता ही है कि जब आप किसी पुरानी चीज़ के बारे में याद करते हैं, और आपकी अगर मेरी काफ़ी विविड मेमोरी है मेरे इवन चाइल्डहुड की। मैं अच्छा। पोएट्री में भी आपको पिन पॉइंट करके बता सकती हूँ कि कौन सी मेरी अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज हैं जो मेरी पोएट्री में अब आती हैं। क्या बात है, आप देखें। तो मैंने जब वो लिखना शुरू किया किताब को, तो आई स्टार्टेड री लिविंग माई लाइफ
हाँ, पूरा वो, क्योंकि मुझे वहाँ के रंग, वहाँ की खुशबुएं, वहाँ की वो सब चीज़ें, मैं एक्चुअली उस टाइम में ट्रांसपोर्ट हो जाती थी। तो हाँ, जब मैंने वो लिखना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली पाकिस्तान के साथ हमारी एक जैसी। आप हैरान होंगे कि वो स्वीट्स भी हैरान हो गए जब मैंने उनको कहा कि मैंने तो ये बड़ा डिस्कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा वहाँ का जो ओल्ड सिटी है उसको स्वीडिश में कहते हैं गामलास्तान, यानी ओके, कि ओल्ड सिटी। तो ओल्ड सिटी, हमारा जो अंदरून शहर है लाहौर, हमारा लाहौर का ओल्ड आप सिटी है। आप सोचें कि देखने में तो वैसा है ही, कि उसी तरह गलियां, 4-4-5 मंजिला बिल्डिंग्स और बीच बीच में कोर्टयार्ड्स। तो वहाँ पे तो मुझे लगा कि ये तो लाहौर है, लाहौर का हाँ, है। और सिर्फ ये है कि फर्क बहुत ज्यादा अब ये है कि हमारे तो यहाँ पे वो डिटीरियोरेट हो गया ना। वहाँ हाँ, पे स्टॉकहोम के जितने आर्टिस्ट, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, वो सारे गामलास्तान में रहते हैं। और हाँ, ये सबसे एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट्स जो हैं वो वहाँ हैं उनकी ओल्ड सिटी में। तो जब हम्म, मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो एग्जैक्टली इट इज़ सो सरप्राइजिंग कि हमारे लाहौर अंदरून शहर की और गामलास्तान की एक ही हिस्ट्री है। वहाँ हम्म, पे जो किला है और हमारा जो शाही किला है, वहाँ पे वो किला वाइकिंग्स के ज़माने में बना था। हाँ, वाइकिंग्स का दौर था 10th सेंचुरी। और यहाँ पे जो हमारा मौजूदा शाही किला है, यहाँ पे एक किला महमूद गजनवी ने बनाया था 10th सेंचुरी में ही। कितनी 10th सिमिलैरिटी है दोनों की, जी दोनों जी, कल्चर की, और देखें उसके जरा। बाद वहाँ पे भी कई दफ़ा वो उजड़ा शहर आगे लगी, यहाँ पे भी यही कुछ होता रहा। और फिर 16th सेंचुरी में आके क्या होता है, अकबर जो है वो हम्म, अपना शिफ्ट करता है दिल्ली से लाहौर। जी बिल्कुल। और वो फोर्ट जो है ना लाहौर का शाही किला, उसको अपना रेजिडेंशियल पैलेस के हम्म, तौर पे इस्तेमाल करता है। ही लिव्स इन इट, ठीक है हम्म, जी। और 16th सेंचुरी में ही स्वीडन का जो सबसे ग्रेटेस्ट, हम इसको अकबर द ग्रेट कहते हैं ना, तो अच्छा, जो जी, सबसे ग्रेटेस्ट किंग गुजरा है ना, वो है हम्म, गुस्ताव वासा। उसी टाइम पे 16th सेंचुरी में उसने वही वाइकिंग्स के पुराने किले के ऊपर, उन्हीं फाउंडेशंस के ऊपर एक नया अपना पैलेस बनाया, जो अभी तक वही पैलेस है किंग का। और उसने भी रेजिडेंशियल बनाया उसको अपना। और तो इतनी मुझे सिमिलैरिटीज नज़र आई कि मैं फिर बहुत ही इंटरेस्ट हो गया मुझे यहाँ की हिस्ट्री में और वहाँ की हिस्ट्री में। तो वहाँ के सारे कल्चर, उनकी सारी ट्रेडिशंस वो इस किताब में है। आप दिखाइए जरा प्लीज किताब, हम मैं नाज़रीन को दिखा मैं सकें दिखा अगर आपके देती हूँ। पास है ये किताब इसका तो। नाम है रात की धूप, क्योंकि उसको कहते हैं ना लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। लैंड जब ऑफ द बात जी शुरू हुई जी। थी, जो मैंने क्या ना बता रही थी कि रात को वहाँ 1 बजे वो डार्क ग्लासेस लगानी पड़ती हैं क्योंकि सूरज आंखों में पड़ता है। ओह, ये किताब है, आई डोंट नो अब आपको जरा सा, नजर जी जी, एक मिनट, जी जी, आ रही है नजर। आ रही है नजर? ये जी, है रात। रात की धूप, हाँ जी। जी और बिल्कुल ये बिल्कुल। इसलिए है क्योंकि वो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, एक पूरा चैप्टर उसके ऊपर है। और इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी। बहुत सी चीज़ों में मुझे कंपैरिजन मिले हैं यहाँ, हमारी ट्रेडिशंस में और उनकी ट्रेडिशंस में, और हिस्टोरिकली भी। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये किताब। इसको मैंने किताब के तौर पे नहीं, इसको तो मैंने रीलिव करके जो ही लेकर के देखे ये ना, मैंने उसमें खुद सारा बड़ा आपका वो, लेकिन दिस इज ग्रेट अचीवमेंट, आपने कितना अच्छा काम इस किया है। इसका जब इसकी बुक लॉन्च इस्लामाबाद में हुई थी तो जो स्वीडिश एम्बेसडर थी उन दिनों में, उसने कहा कि ये दिस बुक इज गोइंग टू सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द टू कल्चर्स। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल सही बहुत कहा में कि आपने की। अच्छा, एक और बात जो मैं समझती हूँ कि देखिए, नेचुरली उस कंट्री के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, हमारा जी मुल्क गरीब जी मुल्क है, लेकिन मुझे लगता है, ऐसे ही आपकी बात से जहन में बात आई कि जैसे अब फूड स्ट्रीट बनी है, अब आप देखें कितना हम लोग आए हैं, कोई, मैं 2 साल पहले पाकिस्तान चक्कर लगाया तो मैं जी तो वो हवेली और बाकी चीजें देख के तो बड़ी खुशी हुई कि कितना अच्छे तरीके से वो सारा कर लिया। फिर कुछ अनारकली के पास भी एक पूरा एक, अभी तो कोरोना की वजह से वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो सारा सिलसिला एक तरह से कोशिश तो कर ही रहे हैं हमारे इदारे भी, लेकिन हम जाहिर है फिर हमारे रिसोर्सेज नहीं है इतने ज्यादा जितना कि उधर। लेकिन ये बड़ी जबरदस्त बात है कि एक पूरे शहर में सारे क्रिएटिव लोग, पेंटर, पोइट वगैरह उधर ही, और है वो ना। बड़ा पॉश एरिया है वहाँ पे, जो उनके पुराने ज़माने में
केव्स थी ना पुराने, उस जमाने में वहां रहते थे बड़े बड़े ट्रेडर्स, तो उन्होंने तह खाने बनाए हुए थे जहाँ पे वो फूड वगैरह स्टोर करते थे। उन तह खानों में आजकल उन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। वो हाँ रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको उसी तरीके से रखा हुआ है, लेकिन एयर कंडीशन करके, और वहाँ पे वो सबसे पॉश जो है ना रेस्टोरेंट्स, वो हैं। चलें, तो ये वहाँ तो हमने कर ली दो कंट्रीज के कल्चर और कुछ रहन सहन की बातें। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि सरवत जी जो हैं, वो उनका जो शायरी या उनका जो काम है, आप जिंदगी को सूफीज्म की तरफ भी बहुत ज्यादा उस नजर से भी, निगाह से भी देखती हैं। जी आपके फोक सॉन्ग्स के बारे में भी बहुत कुछ ऐसा सुना भी है, देखा भी है मैंने। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो नाजरीन हैं वो उन उस एस्पेक्ट से भी सरवत मोहिउद्दीन को जरा डिस्कवर करें। तो प्लीज आप खुद से बताइए। देखिए, मैं आपको आप कि मेरा कल्चर के साथ तो जैसे मैंने बताया ना, मेरे बचपन से यही शौक है आर्टिस्ट वाले सारे। जी और ये है कि कल्चर तो सारा बेस होता है ना आपकी हर चीज़ का, आपकी बिल्कुल म्यूजिक का, बिल्कुल आपकी पोइट्री का, आपके लिटरेचर का, आपके जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें हैं, वो सारा तो होता ही है। और लेकिन जो आप कह रही हैं सूफीज़्म की बात, वो ये है कि मेरा बैकग्राउंड जो था वो तो इंग्लिश लिटरेचर का था। जी जी और जब मैं मतलब जब पेंट करती थी तो मुझे काफ़ी लेट इन लाइफ मुझे ये हुआ कि मुझे ऐसे ख्याल आता था तो मैं लिख देती थी। आई न्यू इट वाज पोइट्री, मगर मैं वो कॉन्शियसली नहीं लिखी। अच्छा लेकिन बात है बताने वाली कि मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ। ठीक है और हमारे फ्रेंड्स ने हमारे साथ पंजाबी बोली, और हम बहन भाई भी पंजाबी बोलते थे। तो लेकिन हमारा बैकग्राउंड लिटरेचर का पंजाबी का कुछ नहीं था। हम तो बड़े क्वीन मैरीज में जी जी थे, और हम तो सारे उन ट्रेडिशंस उनकी उसके साथ बड़े जी हुए थे। लेकिन जब पोइट्री लिटरली मुझे लगा कि मेरे ऊपर उतरी है, तो वो पंजाबी ज़ुबान है। तो मुझे अच्छा उस वक़्त शगुफ्ता, मुझे वो नहीं पता होता था, जो जैसे मुझे आती थी मैं लिख देती थी। मुझे पक्का नहीं पता होता था कि ये जो लफ्ज़ मैंने लिखा है ये वाक़ई पंजाबी का है भी कि नहीं। क्या बात क्योंकि है, रियली? क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल सच मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो उर्दू का भी उस वक़्त तक नहीं था। ये तो बहुत बाद में मैंने उर्दू को स्टडी किया, क्योंकि मैं स्कूल क्योंकि में जाहिर है जिस टाइम पे आपने क्वीन मैरी में आपने पढ़ा, वो तो सब सारा तो जमाना उस वक्त और इंग्लिश और एंग्लो। और जी, और मैं साइंस स्टूडेंट थी ना, क्योंकि बचपन में तो मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, बड़ा अच्छा पैशन था डॉक्टर बनने का। तो ठीक मैंने तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी ये पढ़ी थी, तो हमें उर्दू हमारी ड्रॉप हो जाती थी उस ज़माने में, ठीक है अगर आपके अच्छा सब्जेक्ट्स नहीं होते थे। तो सही पंजाबी का तो मेरा बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन हमने घर में अपने माँ-बाप के साथ हमने पंजाबी ही बोली पंजाबी का सिर्फ़। ठीक है तो जब मैंने पंजाबी में लिखना शुरू किया तो कोई 2-3 साल, जो मेरी पहली किताब है कनिया, कनिया यानी बारिश। किताब भी दिखाइए आप जरा। असल में मैंने आपकी बुक्स का ना इसीलिए, क्योंकि मुझे था कि मैं इस तरह से आप वाह हाँ, कन्या। इसका नाम है कनिया। लोगों को गलतफहमी होती है ये 2 नुक्तों से। वो नहीं नहीं इसलिए कन्या, बारिश जी, दिया कन्या। देखिए शगुफ्ता, हम पंजाबी में कनिया नहीं बोलते, कनिया लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ है कणिया, जी कणक, कनक। कणक है ना, हम्म और कनिया। तो जो अड़ून है ना, अड़ून हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, हमारे अल्फ़ाबेट में मौजूद नहीं है ओके अड़ून। जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है, जो इंडिया में इस्तेमाल होती है, हाँ गुरमुखी स्क्रिप्ट में 2 अलग-अलग लेटर्स हैं। नून अलग तरीके से लिखा जाता है, अड़ून अलग तरीके से लिखा जाता है। ये मगर हमारा तो गुरमुखी में फारसी रस्मुल खत है ना ये वाला। हम्म, हमारा अरबी फ़ारसी हमारा ये भी तो साथ जी जी था, लेकिन जैसे कि बहुत सारी ज़ुबानों में आप फ्रेंच में देखें या स्पेनिश हम्म, में देखें या इटालियन में देखें, बहुत सारे लफ्ज़ों का वो प्रोनाउंसिएशन वैसे नहीं कर सकते। जी जैसे इटालियंस टी को कभी टी नहीं बोल सकते ना, वो जी त बोल। जी 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 तो हाँ, इतना कनिया बोलने में तो कनिया है, मगर क्योंकि रिटन हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मैं पंजाबी अदबी बोर्ड की मेंबर भी हूँ, तो जी जी पंजाबी बिल्कुल। अदबी बोर्ड में ये फैसला किया गया, क्योंकि स्कूलों में तो है नहीं। हम्म हमारा एक अलमिया ये है कि हमारे पास हम पीएचडी कर सकते हैं,
पंजाबी लिटरेचर में। हम मास्टर्स कर सकते हैं, हम बीए भी कर सकते हैं, हम एफए कॉलेज में भी ले सकते हैं। क्लास 1 में पंजाबी नहीं लगती, इसलिए चलो फायदा जी, नहीं। ये मैं आपसे जरूर क्वेश्चन करूंगी, और ये मेरे जितने कोई पंजाबी गेस्ट आती हैं, एक्सपर्ट आती हैं, मैंने उनसे जरूर ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि क्यों नहीं, देखिए स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती हमारी, कम से कम पंजाब के एंड पे तो पढ़ाई जानी चाहिए ना, क्या रखा है इसमें? शगुफ्ता, ये कम से कम वाली बात नहीं है, ये तो इससे उलट है। सिंधी में सिंध जो है वहां पे क्लास 5 तक सिंधी कंपलसरी है, इवन फॉर हाँ नॉन जी, सिंधी हाँ वो जी, पढ़ते, ठीक है, अच्छी बात है, केपीके में पश्तो पढ़ाई जाती है स्कूलों में, पढ़ाई जाती है, तो अच्छी हमारे बात लिए है। तो अब जब कायदा ही नहीं है तो कैसे ये फैसला होगा कि जी हमने जो जो आवाजें हमारे पास ऐसी हैं, अड़ून मसलन या के जो हम्म, हम कहते हैं कार, हम्म, कार को हम तो घर लिखते हैं ना, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो बोला हम तो वो कार जाता है, पंजाबी में तो वो कार हाँ, बोलता है, लिखने वो हम लोग घर लिखते हैं लेकिन उसको, जैसे कड़ा कड़ा खड़ा, तो हाँ, वो घड़ा घड़ा तो उर्दू में लिखेंगे, सही पंजाबी कह में रही नहीं। हैं आप। तो एनीवे ये फिर हमने फैसला वहाँ पे जितने बुक्स वहाँ से छपती हैं ना पंजाबी अदबी बोर्ड से, वहाँ पे ये एक नुक्ते के ऊपर छोटा नुक्ता लगाते हैं अड़ून के लिए, तो कणियाँ इस तरह। ओके ओके ओके, अच्छा, तो तो ये जब अभी क्योंकि बात हो रही है कन्या की, तो अज दा सूरज चढ़िया चार चुफेरे, चानन दे विच जो कुछ है सो ऐ हो सच, ਇਹੋ 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 सच सच है, ते फिर तुसी हाँ सानू सुना दो ना जरा सच अपनी आवाज दे नाल। ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ मैं अपनी लाई हुई है फेसबुक ਤੇ भी ਤੁਸੀਂ जो उर्दू ਵਿੱਚ लगी होएगी भाई साडे प्रोग्राम च ते सुनाओ, नहीं सानू पसंद है, बस यही है पसंद, और क्योंकि इसका इसका जो थॉट आजकल प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। जी, और आजकल के लिए रेलेवेंट है ना ये। जी रेलिवेंट है जी, तो ਅੱਜ ਦਾ इरशाद। ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਸੱਚ ਹੈ। हम्म, ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਦ वाह प्रेजेंट। वाह वाह, जो ये दोबारा प्लीज मुकर्रर। ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਕੇ ਟਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਲਈ अपना सेक रिलाएगी। जितना वाह past होता है ना वो वाह असल में होता है, जो जो वाह जो वाह 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 वाह, प्रेजेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट। एक्सेक्ट, जिन्ने सूरज चढ़ के ढल गए ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੇਕ ਰਲਾਏਗੀ। ਆਮਨ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ अपना रंग भरेगी। इस वाह, वास्ते जरूरी की है अपना रंग भरेगी। अपना दूर रंग ओदे हाँ, विच पाना। वो सारी गर्मी अपना रंग भरेगी। आवन वाले कल विच अज दी सारी गर्मी सारी सोच अपना रंग भरेगी। सूरज दे डुबन तो पहला, सूरज दे डुबन तो डुबन तो पहला, अज दे सच नू गूढ़े रंग विच रंगना है। वाह वाह, अज दे सच ये नू जो गूढ़े रंग, गूढ़े रंग विच रंगना है, क्योंकि ये आज ही है, ये प्रेजेंट ही होता है। जिसके ऊपर जो रियलिटी है ना वो प्रेजेंट ही है। जो बिल्कुल, जो कल गुजर गया वो तो गुजर गया है, जो कल आने वाला है वो तो कभी आना ही नहीं, क्योंकि जब कल आएगा वो तो आज हो जाएगा। बिल्कुल जो बिल्कुल, हमारे लिए है जब वो आएगा वो तो आज हो जाएगा, तो हम हमेशा आज में जिंदा होते हैं। इट्स द प्रेजेंट टाइम विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। लेकिन वो सारी, जैसे आप कल्चर की बात कर रही हैं ना, जो प्रेजेंट डे कल्चर होता है वो दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट के जितने अब हमारे मुल्क में देख लें जो कुछ होता रहा है इतनी सेंचुरीज से, वो जो चेंजेस आते रहे हैं ना जी, उनके नतीजे में हम आज हैं जो हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रही, बिल्कुल सही और कह दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी खिता हो, उसका जो प्रेजेंट कल्चर होता है ना वो उन सारी चीजों, जितने चेंजेस आते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनके नतीजे में वो बना होता है।
तो जो आप अभी बात कर रहे थे मुझसे ये फोक ट्रेडिशन के ऊपर, जो जी, जो जी, जी, फोक जी, जी, सॉन्ग्स है ना, जो हमारे लोकगीत जी, के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। हमारे लोकगीत जो हैं सिर्फ़ हमारे नहीं, आप दुनिया के किसी खित्ते से लोकगीत उठा लें हुँ, और आप सिर्फ़ उनको डेप्थ में स्टडी करें, आपको वहाँ की पूरी सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री पता चल जाएगी जस्ट थ्रू द फोक सॉन्ग्स। ट्रू। जैसे या हमारे बुल्ले शाह भी आपका बहुत काम है, आपका सूफ़ी जी, उनके ऊपर लेकिन बहुत काम आपने किया। ज़रा सी मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ, जैसे फोक सॉन्ग्स है ना, जी, जी, अगर किसी को नहीं पता ये क्या खित्ता है क्या नहीं, तो हमारे, अब मैं तो क्योंकि पंजाब से हूँ तो मैं पंजाबी के ही एग्जांपल्स दे सकती हूँ, बट इट्स जी, ट्रू जी, अबाउट एवरी प्लेस, मतलब कहीं के भी आप सिंध के ले लें, कहीं कहीं के ठीक भी है, ले लें। ठीक है। अब हमारे फोक सॉन्ग्स में एक हमारी सिंफ है ना, माहिए टप्पे जिनको आइए बोलते हैं, टप्पे। हुँ, ठीक है। अगर आप सिर्फ उसकी ही स्टडी करें तो आपको एक टप्पा नजर आएगा जिसमें जो जो ये है टप्पा के जी, तेरे लौंग दा पिया लश्कारा ते हालियां ने हाल डक ले, ये सही। बोली है। जी, बिल्कुल है। अब आप सिर्फ इसको अगर आप देखें तो आपकी आंखों के सामने एक पूरी तस्वीर बन जाती है बिल्कुल बन कि जाए। हल चला रहा है हल्दी, और वो रोटी लेके आ रही है जो लड़की उसके लिए, तो उसने जो नाक में वो अपने नाक लौंग, में लौंग पहना हुआ है। हुँ, उसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो उसका जो लश्कारा है ना, लिशकारा, उससे इस तरह चौंक गए सब कि उसने हालियों ने अपने हल ढक लिए, मतलब वो हल चलाना भूल गए। भूल गए। ये पूरी बिल्कुल, कहानी बनती, बिल्कुल वो बनती है। सीन। मगर इससे आपको पता क्या चलता है कि ये पता चलता है कि ये वो ज़माना था कि जब अभी हल चलाते थे, अभी ट्रैक्टर्स नहीं आए थे। जी, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। हुँ, फिर आप थोड़ी देर के बाद अगर आप इनको, जब अगले ज़माने का आप सिर्फ़ फ़ोक सॉन्ग से सिर्फ़ एक माहिया ले लें, टप्पा ले लें, कि वो है ना कि गड्डी आ गई स्टेशन ते, जी, परा हट वे बाबू सानू माहिया वेखन दे। देखन दे। तो अब गड्डी आ गई स्टेशन से का मतलब है कि ये अंग्रेज़ के ज़माने से बाद का वक़्त है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? अब स्टेशंस बन गए हैं, अब रेलगाड़ियाँ आ गई हैं। तो अब वो स्टेशन पे जा रही है अपना माइयों को देखने, तो मतलब आप हिस्टोरिकली सारी चीज़ें फ़ोक सॉन्ग्स के थ्रू पता कर हुँ, सकते हैं। तो फ़ोक ट्रेडिशन जो है ना, उसके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। और फ़ोक ट्रेडिशन में क्या चीज़ें आती हैं, हमारा म्यूज़िक आता है, हमारी पोएट्री आती है, हमारे क्राफ्ट्स आते हैं सारे। हुँ, ये जो सिरेमिक्स की मैं बात कर रही हूँ, मिट्टी से घड़े जो बनते थे, हुँ, हमारी हुँ। पूरी एक लेजेंड है ना, जी, बिल्कुल है, बिल्कुल सोनी है। माई बात, जी, जी, ठीक है? बिल्कुल। और जो लेजेंड्स होती हैं ना, वो बड़ी ज़रूरी होती हैं क्योंकि सारा कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेजेंड्स के ऊपर हुँ, बेस कर, हीर रांझा की जो लेजेंड है, हुँ, वो वारिस शाह के ज़माने में आके, तो अब वारिस शाह के मुकाबले की तो कोई भी नहीं है, लेकिन वारिस हुँ, शाह से पहले भी लिखी गई हैं हीरें, वारिस शाह के बाद भी लिखी गई हैं। लिखी गई। हुँ, नज़्म में भी लिखी गई हैं, नसर में भी लिखी नज़र गई में हैं। भी। हुँ, हिंदी में भी हैं, पंजाबी में भी हैं, फिर लेटर ऑन फ़ारसी में, सिंधी में भी हीरें लिखी गई हैं। हुँ, लेकिन ये लेजेंड ऐसी, वारिस शाह का ज़माना है 18th सेंचुरी। वारिस शाह ने ऐसी एक कहानी जो कि ऑलरेडी नोन थी, हुँ, वो क्यों चूज़ की लिखने के लिए? क्योंकि वारिस शाह ने ऐसी कहानी ली जो जिसका हर एक को पता था। यहाँ सही। पे तो ओरल ट्रेडिशन है ना हमारी, क्योंकि जी, जी, पढ़े-लिखे इतने, लिटरेसी इतनी नहीं थी नहीं, और वारिस शाह ठीक। का ज़माना 18th सेंचुरी है। तो आम लोगों के लिए ये जितने सूफ़ी शायर भी थे ना, वो आम लोकाई जिसको हम कहते हैं ना, मैसेज, उनके लिए लिखते थे और सही उनको में। अपनी पोएट्री के थ्रू विज़डम देते थे। और ऐसी-ऐसी फ़िलॉसफ़ी मैं कहती हूँ कि जिसने सिर्फ़ उनको पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा तो नहीं हुआ क्योंकि ओरल ट्रेडिशन थी, सुना हुआ है और सही। समझा हुआ है, वो मेरे हिसाब से लिटरेट लोग होते हैं, चाहे उनके पास डिग्री हो या ना हो। बिल्कुल थे, उनमें उनकी जो विज़डम है, वो आप देखें अभी तक ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है और आप तो ख़ैर पंजाबी अदबी बोर्ड की खुद मेंबर हैं, तो आपको तो ये बहुत अच्छी तरह से पता है। तो आप देखें कि वो इतने 100 साल गुज़रने के बावजूद भी आज भी हम ये फ़ोकलोर्स हैं या बाकी सब हैं, उसके साथ और बहुत कनेक्टेड फ़ील करते हैं। आप एग्ज़ैक्टली। तो बहुत, बहुत ये कनेक्टेड। जी, जो लेजेंड्स होती हैं ना, वो बेस बनती हैं आपकी बहुत सारी कल्चरल चीज़ों की। जी, सूफ़ी शायरों ने भी उन्हीं लेजेंड्स को इस्तेमाल किया, जैसे बुल्ले शाह ने लिखा ना, रांझा रांझा कर दीनी मैं मैं आपे रांझा। रांझा ठीक, हो। तो हुँ, वो क्यों? इसलिए क्योंकि रांझा और हीर का कैरेक्टर सब लोग जानते हैं
किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हीर कौन थी, जी जी, उसका कैरेक्टर क्या था, कैदो कौन था, क्या उसका बता- या जो जोगी था उसने क्या किया, उसने हम्म, उसका क्या रोल है इसमें। क्योंकि लेजेंड जानी पहचानी थी, इसलिए हम्म, वारिस शाह ने इसको हम्म, इस्तेमाल किया जिंदगी की फिलॉसफी बताने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। जिंदगी की पूरी फिलॉसफी बताने के लिए उन्होंने इस लेजेंड को इस्तेमाल किया। तो लेजेंड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है आपके कल्चर में। तो आपके फोक सॉन्ग्स में भी लेजेंड्स जगह जगह आपको तो हीर रांझा मिलेगा, हम्म, पेके, सावरे, दाज, हम्म, ये सारे हम्म, शाह हुसैन की पूरी काफियां भरी हुई हैं, वो सारे यही इस्तारे हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि बिल्कुल वक्त ऐसे है ना हर चीज। अब सर। शाह हुसैन जो है उनका वक्त तो है ना 16th सेंचुरी, अकबर जी अकबर के। जी, 16th सेंचुरी, 16वीं जब सदी। अकबर ने अपना कैपिटल मूव किया था दिल्ली से लाहौर, तो हम्म, लाहौर का वो जो अंदरून शहर था, जो लाहौर उस वक्त वॉल्ड सिटी था, जी जी, शाह हुसैन उसमें रहता था। शाह हुसैन वहीं पैदा हुआ। हाँ। तो शाह हुसैन ने जिस वक्त वो एक, ये तो लंबी बातें हैं शगुफ्ता, अगर आप एक एक अरे दिन आई विश, अभी मैं ना, आप, आए, लेकिन काश 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 कि मेरे पास बहुत लेकिन ज्यादा टाइम हो और मैं आपकी ये बातें सुनती रहूं, मैं नाज़रीन के साथ। ये बता रही हूँ कि उस जमाने का लाहौर जो था, 16th सेंचुरी का अकबर के ज़माने का लाहौर, वो उस वक्त वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट था। हम्म, 16th सेंचुरी लाहौर में 100%। और लिटरेसी आजकल नहीं कि जो साइन कर ले उसको लिटरेट गिनते हैं। प्रॉपर पढ़े लिखे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े वहाँ पे जो मदरसे थे, वहाँ पे तो इल्म का दरिया बहता था। हम्म, तो और फिर क्राफ्ट सारे वहाँ पे हम्म, बेहतरीन, उस जमाने की पूरे पूरे सब कॉन्टिनेंट में बेहतरीन तीर कुमान लाहौर में बनते थे, हाँ, बेहतरीन ज्वेलरी वहाँ बनती थी, बेहतरीन कपड़ा बनता था, मलमल से लेके किमखाब तक, अतलस तक, हम्म, बेहतरीन पूरे सब कॉन्टिनेंट में वो बनता था। उस हम्म, जमाने का शाह हुसैन है। तो जब शाह हुसैन ने वो, खैर अब लंबी बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि शाह हुसैन ने जब लाल कपड़े पहन लिए और गलियों में नाचना गाना शुरू कर दिया। हम्म, हम्म, बाय द वे, शाह हुसैन की जितनी काफियां हैं वो रागों में हैं। और ये वो जमाना है जब तानसेन था अकबर के दरबार, हम्म, और ये बड़ा प्रोटेक्टेड फील्ड थी। जो उस्ताद होते थे गायकी के, वो अपने खानदान के अलावा बाहर देते नहीं थे। तो ये भी एक अजीब बात है कि शाह हुसैन को इतना नॉलेज कैसे था उन राग कैसे रागिनी। था। हर काफी जो है वो राग और रागनियां उसकी पता है कि इस राग में ये काफी है। तो जब शुरू में लोगों ने कहा कि ये तो काफिर है, क्योंकि ये तो नाचता गाता फिरता, इतना बड़ा आलिम था मदरसे में, ये तो मतलब पढ़ाता था लोगों को फिका और सारा कुरान। तो उन्होंने कहा ये काफिर है। तो जो बादशाह था ना, उसने फिर, उसका एक वजीर था, उसका नाम था बहार खान, उसने उसकी सिर्फ ये ड्यूटी लगा दी कि तुमने इस मजजूब के पीछे पीछे फिरना है साय की तरह दिन रात, और जो इसके मुंह से निकलेगा ना तुमने लिखते जाना है। ऐसे हमें शाह हुसैन की काफी इस तरीके से। तो शाह हुसैन की काफियों में जो सबसे ज्यादा सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं ना, वो चरखा और कातने के थे। वो क्योंकि उनकी फैमिली वीवर्स की फैमिली थी, वो जुलाहे थे, और जी, वो काम जुलाहों का करते थे। देखें ये जो जाते हैं ना, ये भी बड़ी अजीब बात है। जो लोहे का काम करता है उसको लोहार कह देते हैं, जो लकड़ी का काम करता है उसको तरखान कह देते हैं। ये जातें तो नहीं होती, ये तो आपका कसब होता है, हाँ हाँ, आपका बिल्कुल काम। बिल्कुल, कसब होता है, बिल्कुल होता है, हाँ, तो क्योंकि काम उस होता है। जमाने के लाहौर में कपड़ा बेहतरीन दुनिया का बुना जाता था, और वो चरखे से ही काता जाता था। तो हाँ, की सारी काफियों में जो सिंबल्स है ना, वो वो चरखे है चरखे, धागा, दाज, दाज होता है जहेज तैयार करना। और बेसिक चीज तो सूफीज्म में क्या है, इश्क है ना सबसे ज्यादा इश्क। फोकस। तो शाह हुसैन की एक काफी कई एक लाइन है कि रा इश्क दा सुई दा नक्का हाँ हाँ, में ते जावे। वाह, रा इश्क दा सुई दा नक्का, धागा होवे ते जावे, धागा होवे ते जावे। अब आप सिर्फ इस चीज के ऊपर ही एक लाइन है एक काफी की, ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन पे आ जाए अगर, तो आप सोचें कि एक कपास का फूल है, वहां से शुरू होता है वो शुरू हो हवा, रहा है, तो फिर वो
शुरू हो रहा है और वो फिर कितनी स्टेजेस में से गुजरता है, गुजरता और है। वो धागा बनने के लिए उसको कितनी चीजों में से गुजरना पड़ता है, कितनी उसको वो खींच पड़ती है, कितने उसमें बल आते हैं, आते फिर हैं कहीं जाके वो धागा बनता है। धागा। तो अगर आपने इश्क के रास्ते पे चलना है तो पहले तो उस सारे प्रोसेस में से गुजरना प्रोसेस से पड़ेगा। आप गुजरेंगे और फिर आप इश्क फिर की जब मंजिल पे पहुंचेंगे। नहीं नहीं, मगर जब आप धागा बन जाएंगे तो आप सुई सुई के धागे में से गुजरने के काबिल हो जाएंगे, वो भी आपकी मंजिल नहीं है। मंजिल, वो नक्का जो है वो तो एक वरना वो मंजिल, छोटा सा जो उसका होल होता आप है। उसमें से गुजरना भी मंजिल को पाना नहीं है, उसमें से गुजरना उस इश्क के रास्ते पे चलने का इस पूरे प्रोसेस के बाद पहला कदम है, क्योंकि उस दरवाजे में से गुजर के ही तो आगे आपका इश्क का सफर शुरू होता है। तो ये चीजें उस जमाने में जब लिखी जाती थी तो लोग इसके साथ रिलेट करते थे, उनको पता चलता था कि ये क्या मतलब है इसका। आजकल तो बच्चों को चरखा ही नहीं पता क्या होता है, ये है ना। तो रिश्ता इसलिए है। जी, और बिल्कुल। फिर शाह हुसैन ने एक जगह ये भी तो कहा है ना, कोरा गई हंडा कोई रंगदार ना लीता। अब कपड़ा जो डाई करने का अमल है ना, वो भी उस जमाने में ये केमिकल डाइज तो नहीं होती थी। नहीं थी। उस जमाने में तो पूरा वो नीला रंग तो लापिस लजूली को पीस के बनाया जाता था, सुरख रंग वो कसुम्बे के फूल चुनते थे, फिर उसमें से रंग निकालते थे। तो डाइंग का जो प्रोसेस था ना, डाई करने का कपड़ा, वो भी एक पूरा लंबा प्रोसीजर होता था। और उस जमाने के लाहौर शहर में रहने वाले लोग उससे वाकिफ थे, उससे वाकिफ थे। तो जब शाह हुसैन ये लाइन लिखते हैं ना, तो वो समझते हैं कि कोरा कपड़ा तो वो सारा धागा बन के और कपड़े तक पहुंच के फिर भी आप अगर कोरे ही रह गए तो आपने हाँ, जिंदगी में क्या क्या आपने आप, जिंदगी से जी। आपने रंगदार ना लिया तो आप तो फिर उस मंजिल तक पहुंचे ही ना। सही। अच्छा जी, आपको सरवत जी इतना मजा आ रहा है आपकी बातों का, तो आपने इस पे फोकलोर्स पे जो काम किया उसकी कोई बुक लिखी है या उसके आप लेक्चर्स वगैरह ही देती हैं या आप जिस काम तो तो आप देती हूँ, मैं लेक्चर्स तो देती हूँ, लेकिन ये जो अभी हम सिंफ की बात कर रहे थे ना कि जी जी ये माहिए की, जी ये जी जैसे जैसे उर्दू में एक वो जापानीज सिंफ होती है ना, हाइको, हाँ जी जी उर्दू शायरी में हाइको जी बहुत जी ज्यादा। जी जी तो जी आज से कोई मेरा ख्याल है 20-25 साल पहले ये शुरू हुआ था सिलसिला कि उर्दू में अब माहिए को भी लाना चाहिए, ठीक है। माहिए की सिंफ को जी उर्दू में जी लाना चाहिए, जैसे लाना हाइको है। तो हाइको भी 3 लाइनों की होती है एक्चुअली, जी जी और माहिया भी 3 लाइनों का होता है, सही। मगर मीटर का फ़र्क है और कंटेंट का फ़र्क है। हम्म, तो मुझे जो लोग काम कर रहे थे माहिए के ऊपर, उन्होंने मुझे कहा कि आप, क्योंकि देखें जो हमारे लोकगीत है ना, उनका कोई शायर तो नहीं होता, लोकगीत तो इवॉल्व करते हैं टाइम के जी साथ। जी और बिल्कुल। औरत औरत की फीलिंग्स होती है, जितने हमारे लोकगीत होते हैं ना वो औरतें बनाती हैं, लोरियों से शुरू होते हैं, जी जी बिल्कुल वो बिल्कुल। औरत की इमोशंस होते हैं, और वो सारे गीत वो औरतों ने बनाए होते हैं अपने रहन सहन, अपने कल्चर के मुताबिक से, ठीक है। तो जी मुझे इन लोगों ने कहा कि आप, हमने उर्दू में माहिए लिखने हैं तो आप हमें लिख के दें। मैंने कहा कि माहिए तो माहिए है, तो उन्होंने कहा नहीं हमने उर्दू में लिखने हैं। तो क्योंकि हम्म, मेरा, और मुझे कन्विंस उन्होंने ऐसे किया कि आपका क्योंकि कल्चर के ऊपर इतनी स्टडी है और आप सही खुद उस कल्चर की पली हुई हैं, और फिर सही आप उर्दू में भी शायरी करती हैं, तो आप सही। हमें उर्दू के माहिए लिख के दें। तो मैंने उनको शुरू में कोई 10-15 माहिए लिख दिए, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ गया कि अब आप किताब लिखें। तो फिर ये किताब जो है ना, ये इसमें जी 250 माहिए जो मैंने जी लिखे जरा हैं। प्लीज दिखाइए। ये दो जी फूल ये खिले, दो फूल खिले मैया। इसमें 250 माहिए हैं जो कि उर्दू के माहिए हैं। अच्छा और अच्छा अच्छा। सो लेकिन वैसे मैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये स्टडी बहुत स्टडी है, कल्चर के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। कुछ हो हम ही नहीं कहाँ सकता। हम हाँ। कहाँ जा हम क्यों जा रहे हैं, वैसे हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम्म। जितने हमारी सोसाइटी की डिग्रेडिंग हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो लोग इसी अपने वजह से ना हम कल्चर से कनेक्टेड नहीं हो रहे, हमारी आने बिल्कुल वाली नस्लें हमारे हम लोग अपने उसकी बहुत जरूरी है। उसकी वजह हम्म, उसकी वजह शगुफ्ता फिर वही आती है, क्योंकि जितनी फॉर्म्स होती हैं ना आपकी कल्चर की, पोइट्री, लिटरेचर, फोक जी सॉन्ग्स, ये इवन हमारी सूफी शायरी, हर चीज़, जी, तो उसके लिए आपको ज़ुबान आनी चाहिए ना। हाँ जी। तो जब तक पंजाबी नहीं आएगी तो समझेंगे क्या।
अगर आपको पंजाबी आती ही नहीं तो आप अपने रूट्स के साथ जुड़ेंगे ही नहीं, तो रूट्स से आप कट जाएंगे, तो फिर आपकी आइडेंटिटी नहीं रहती, आप अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर जाते हैं। आपके अंदर वो चीज, आपकी वो कनेक्टिविटी नहीं होती विद योर पास्ट, जो कि बहुत जरूरी होती है इंसानों को अपने अपनी होंद जो होती है, एग्जिस्टेंस जो होती है, उसमें प्राइड लेने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने पूरी सेंचुरीज का जो पास्ट है उसका प्रोडक्ट बन के सामने आए। तो हम तो कट गए हैं। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। सवत जी, हमारे पास टाइम बहुत कम, अब देखें, ओ माय गॉड, तो बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। इतनी ज्यादा आपकी डायमेंशंस हैं कि अभी हम बैठे 2-2, 3-3 घंटे भी मैं बात कर सकती हूँ आपके साथ और आपके एक्सपीरियंसेस लर्न भी कर रही हूँ, नाजरीन भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी जो बात है यहाँ पे, मैं अपनी आखिरी बात करूंगी, फिर आपको माइक देती हूँ कि पंजाबी को अब काम हो रहा है, जैसे कि हमारा पंजाब का कल्चर डे सेलिब्रेट किया गया इस साल, हम लोगों ने भी ऑक्सफोर्ड इधर सेलिब्रेट किया, तो इस तरह का काम शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह, क्योंकि जाहिर है कि थोड़ा टाइम लगता है, तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कोताहियां हो गई, फिर हमारे अपने जो सीएम साहब हैं पंजाब के, वो भी अपने सारी सराइकी बेल्ट के हैं, तो इस प्रोग्राम के थ्रू भी हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जहां भी हम बैठे हैं, बिल्कुल, जैसे आप पंजाबियत के बोर्ड में बैठी हैं, तो उर्दू भी हमारी अपनी सारी जबानें अपनी हैं, लेकिन अगर उर्दू तो देखिए, उर्दू तो हमारी राब्ते की जुबान है और राब्ते की हमारी जुबान है, बिल्कुल है, क्योंकि जरूरत भी है, सारे जो है ना वो एक दूसरे की जुबान नहीं समझ सकते। बिल्कुल मसलन हमें सही, सिंधी की समझ नहीं आती, सिंधी लोगों को पश्तो की समझ नहीं आती, बलोची सही, की समझ नहीं आती। वो तो हमारी राब्ते की जुबान है, वो होनी चाहिए, मगर अपनी जुबान से तो नहीं कटना चाहिए। नहीं। अच्छा, अभी आप जाते जाते क्या मैसेज देंगी गिमी टीवी से अपने ऑडियंस को, क्योंकि सारे लोग देखेंगे और फिर आपको पता है आपके दोस्त भी देखेंगे, नीलम आपा भी अमेरिका बैठ के देखेंगी, सरमत सहबाई साहब भी देखेंगे अमेरिका में बैठ के, बिल्कुल तो देखेंगे। दोस्तों के अलावा व्यूअर्स को जो एक मैसेज देना चाहें तो माइक इज योर्स। जी, मैसेज बेसिकली यही है कि अपनी देखिए, दुनिया में आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? पीस की है ना, कि हम अमन से रहें। तो जैसे सूफीज़्म का भी पैगाम तो अमन ही है ना, मगर अमन के लिए ज़रूरी क्या होता है? ज़रूरी होता है कि पहले आप अपनी आइडेंटिटी को समझें, पहले आप अपने कल्चर को समझें, फिर आप दूसरे के को समझें। ये हमारे पाकिस्तान का अगर आप मसला देखें या पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों का देखें, एक ही मसला है कि अगर मिसाल के तौर पे जब तक आप एक प्रोविंस के लोग दूसरी प्रोविंस के लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो वो कैसे टॉलरेट करेंगे? और इज्जत कैसे होती है? इज्जत तो तभी होती है क्योंकि लोग, ज़्यादा खराबी होती है, लोग समझते हैं कि ये हमारे से फ़र्क है। अगर ये फ़र्क है तो अगर ये वो चीज़ें नहीं करता जो हम करते हैं तो ये बुरा है, हमसे कम है, हम इससे अच्छे हैं। ये यहाँ खराबी आती है सारी। यू कैन बी डिफरेंट बट यू कैन बी इक्वल। दो एग्जैक्टली, अलग चीज़ें इक्वल हो सकती हैं। अगर मेरे से कोई फ़र्क, उनके रस्म रिवाज हैं या उनकी सोच जो होती है ना, आपकी आपकी सोच भी आपके कल्चर की वजह से होती है। जो आपकी रिहाइश होती है, आपका रहन सहन होता है, आपकी जियोग्राफिकल कंडीशंस होती है, आपका क्लाइमेट होता है, उसके नतीजे में आपकी लिविंग होती है ना, उस लिविंग के नतीजे में आपकी नीड्स होती हैं और वो उन नीड्स की वजह से आपकी सोच तश्कील पाती है। ठीक है ना? तो सोच अगर हमारी फ़र्क है तो वो हमारे हमारे सराउंडिंग्स के मुताबिक हमारी सोच बनी हुई है, तो दूसरे की उनकी सराउंडिंग्स के मुताबिक बनी हुई है। जब तक आप वो समझेंगे नहीं तो आप उनकी कैसे इज्जत करेंगे? इज्जत करेंगे तो टॉलरेट करेंगे तो पीसफुली रहेंगे ना। पीसफुली, बिल्कुल आप सही कहे। थैंक यू पूरा सो एक मच, थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी आपने मैसेज दिया और और उसको इतने अच्छे तरीके से बताया ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उनको भी अभी मैंने देखा है वैसे कि बिहेवियर एप्टीट्यूड चेंज हो रहा है, जी, पॉजिटिविटी आ रही है, दूसरों की रिस्पेक्ट करें उनको और अपनी रिस्पेक्ट करवाएं और और उसमें आप सबसे डिफरेंट ज़रूरी, जी, एग्जैक्टली, सबसे ज़रूरी ये है कि दूसरे को अपने से कम ना समझें, कभी भी उनको समझें कि वो अगर हमारे से फ़र्क है तो वो क्यों है। जब आप समझ जाएँगे कि वो किस वजह से उनके वो रस्म-ओ-रिवाज है, वो सोच सही, क्यों है, तो फिर आप सही, उनकी इज़्ज़त करेंगे ना। इज़्ज़त करेंगे तो फिर
पीसफुली रहेंगे ना, वरना तो नहीं रह सकते। थैंक यू सो मच सर्वे जी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। गिमी टीवी बहुत ग्रेटफुल है। इतना अच्छा बहुत लगा शुक्रिया आपके आपको भी, साथ बात करके। मुझे बुलाने का आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।